हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, एनसीईआरटी के एसएसटी के सीरीज का प्रतिदिन यह सीरीज चलता है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण होने जा रहा है, क्योंकि प्रतिदिन हर चैप्टर को हम 2 पार्ट में 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को पूरी व्याख्या के साथ दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पूरा एनसीईआरटी का व्याख्या, उसके बाद हैंड रिटेन नोट्स बनाकर टाइप करके आपको समझाने की कोशिश किया गया है। ठीक है, मतलब कि इस बार आपको सिलेक्शन दिलवाना मेरी जिम्मेवारी है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज का जो वीडियो होगा क्लास 8 के ज्योग्राफी का चैप्टर 5 होगा। इसके पहले मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं, बिल्कुल विस्तार से समझाते हुए पूरे व्याख्या और क्वेश्चन के साथ। चैप्टर 5 का भी हम पार्ट 1 कंप्लीट कर लिए हैं 15 एमसीक्यू को पूरी व्याख्या के साथ। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जरूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आज का जो वीडियो होगा यह हमारा पार्ट 2 होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 तक। तो सोचिए दोस्तों, एक चैप्टर से अगर आपको 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन व्याख्या के साथ आपको सॉल्व करा दिया जाए तो सोचिए कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा, पक्का होगा। बस वीडियो के अंत तक बने रहिए। बिल्कुल ही अनोखे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी और हैंड रिटेन नोट्स दोनों को एकदम कोरिलेट करके आपको समझाएंगे, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से। यानी कि भारत की पहली सफल मशीनीकृत कपड़ा मिल कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए, यह क्वेश्चन जो मैं लिया हूं आपके एनसीईआरटी में, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहीं से मैं क्वेश्चन बना दिया हूं। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, मुंबई। अब आइए इस क्वेश्चन का बाल का खाल निकालते हैं और देखते हैं क्या क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यानी कि पहली सफल यांत्रिकी वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित किया गया था। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा और आप गलत कर दीजिएगा। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट, कि क्या आप जानते हैं कि देश में प्रथम वस्त्र उद्योग जो था 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ था। और यहीं से आपका क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन कुछ समय बाद यह बंद हो गया था, लेकिन सबसे पहला जो मिल था यहीं पे स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। यह तो क्वेश्चन है कि पहला सफल यांत्रिकी से मशीनीकरण द्वारा जो मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर वस्त्र उद्योग की बात करूं मैं तो आपका कोयम्बटूर हो गया, कानपुर हो गया, चेन्नई, अहमदाबाद, बहुत सारा शहर है जहां पे आपका है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका मुंबई और कोलकाता का फोर्ट ग्लेस्टर है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस बार एग्जाम में छपेगा। अब आइए, मैं जो नोट्स बनाया हूं खुद टाइप करके, खुद लिख के जो बनाया हूं उस पर एक बार व्याख्या करते हैं। यानी कि भारत की पहली सफल मशीनीकृत कपड़ा मिल 1854 में स्थापित किया गया था। सारा पॉइंट देखिए आपका एनसीईआरटी का ही है, लेकिन अपने लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। इसे बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। यह पॉइंट आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में पूछ लेगा, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल के नाम से किसको जाना जाता है या क्या है, पूछ लेगा। तो यह पहला मशीनीकृत आपका वस्त्र उद्योग है 1854 में, ध्यान रखिएगा, मुंबई में। अगला पॉइंट है कि मुंबई को कपड़ा उद्योग के लिए अनुकूल आबोहवा, बंदरगाह सुविधा और व्यापारिक माहौल के कारण चुना गया था। अब मुंबई को ही क्यों चुना गया था, क्योंकि देखिए वहां सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी कि व्यापारिक वहां माहौल रहता है, एक देश से दूसरे देश भेजने में आसान रहता है, इसीलिए उस स्थान को चुना गया था। इंपॉर्टेंट है। आगे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको दिखाएंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। आगे क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिएगा। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि देखिए, कानपुर तो वैसे कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कपड़ा के साथ साथ आपका चमड़ा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन किया जाता है, चमड़ा का। ठीक है, लेकिन आंसर इसका होगा
कपड़ा, याद रखिएगा ये 4 ऑप्शन। अगर आपके बीपीएससी में एक ऑप्शन में चमड़ा भी दे देगा तो आपको एक से अधिक वाला में आंसर करना होगा, ठीक है। देखिए मैं एक्सप्लेनेशन में जरूर लिख दिया हूं, कुछ लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और कमेंट करने लगते हैं कि सर कानपुर में तो चमड़ा होगा, आप कपड़ा बता रहे हैं। ऐसा कई सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन याद रखिएगा कि जो मेन है उसी को मैं बताता हूं, एक्सप्लेनेशन में मैं दे देता हूं, ठीक है। तो बीपीएससी अगर पूछ लेगा, चमड़ा दे देगा तो हम दोनों आंसर कर देंगे। कानपुर को भारत का प्रमुख कपड़ा और चमड़ा उद्योग केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में यहाँ कई कपड़ा मिल स्थापित हुए, जिससे इसे पूर्व का मैनचेस्टर यानी कि मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाने लगा। बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आप लोग रटे होंगे, पढ़े होंगे कि पूर्व का मैनचेस्टर यानी कि भारत के पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कानपुर को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला पॉइंट है कि कानपुर का एल्गिन मिल्स और लाल इमली मिल्स भारत के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा उद्योगों में शामिल है। 2 मिल का नाम याद रखिएगा, याद नहीं बस एक नजर से रखिएगा, एल्गिन मिल्स और लाल इमली मिल्स, ठीक है। इसके अलावा कानपुर चमड़ा जूता उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए कई लोगों को लग रहा होगा कि एनसीईआरटी का यहाँ फोटो क्यों नहीं लगा है, तो दोस्तों इन सब पे चर्चा में पिछले क्लास में बिल्कुल एनसीईआरटी के फोटो के माध्यम से अंडरलाइन करके बता दिया हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था, वही मैं करा रहा हूँ। आगे भी एनसीईआरटी का मैं ऐड किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। भारत का कौन सा शहर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? भारत का कौन सा शहर मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। देखिए पहले मुंबई कहा जाता था, लेकिन अब जो है अहमदाबाद है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि अहमदाबाद भारत का एक प्रमुख कपड़ा उद्योग केंद्र है, जिसकी तुलना इंग्लैंड के मैनचेस्टर से की जाती है, ठीक है। इंग्लैंड में मैनचेस्टर है जहां पे बहुत ज्यादा कपड़ा का उत्पादन किया जाता है, उसी से इसको तुलना किया जा रहा है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में यहाँ कई कपड़ा मिल स्थापित की गई, जिससे इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा, ठीक है। पहले किसको कहा जाता था उससे मतलब नहीं है, लेकिन अब किसको कहा जाने लगा आप लोग याद रखिएगा। अहमदाबाद की जलवायु, साबरमती नदी की जल आपूर्ति और व्यापारिक गतिविधियां इसे कपड़ा उत्पादन के लिए उपयुक्त बनाती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि यहाँ उत्पादित कपड़ा पूरे भारत और विदेशों में निर्यात किए जाते हैं, जिससे यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र में से एक बन गया है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद के बारे में दोस्तों बिल्कुल हम यहाँ एनसीईआरटी में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? अब बताइए आंसर हो जाएगा आपका 19 का आंसर हो जाएगा सी, 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में अगर मैं बात करूं, मैं कलकत्ता में बताया था सबसे पहले, उसके बाद मुंबई में बताया, अब आइए अहमदाबाद में कि अहमदाबाद में सबसे पहला कपड़ा मिल 1861 ईस्वी में स्थापित हुआ था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एक बार आइए हैंड रिटेन नोट्स में चर्चा कर लेते हैं। यानी कि अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिल 1861 ईस्वी में स्थापित की गई थी। इस मिल की स्थापना रचोदलाल छोटालाल नामक उद्योगपति ने की थी। नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नजर याद रखिएगा, छोटालाल नामक उद्योगपति ने की थी, जिससे अहमदाबाद कपड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र बना। अगला पॉइंट है, इसके बाद अहमदाबाद में कई अन्य कपड़ा मिलें स्थापित हुई, जिससे इसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा, ठीक है। कपड़ा उद्योग भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आप लोग एग्जाम में अहमदाबाद टिक करके आइएगा, इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इस बार आएगा ये क्वेश्चन। कपड़ा उद्योगों की उन्नति के कारण अहमदाबाद भारत सबसे कपड़ा, आइए इसके बारे में एक बार जानते हैं जितना मैं, देखिए आपको स्पष्ट लिखा हुआ है कि अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यही आपके एग्जाम में टीआरई 4 में इस बार छपेगा, याद रखिए, चाहे पीआरटी हो, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, ध्यान रखिएगा इस बार यह छपेगा। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के नदी के तट पर स्थित है और 1859 में यहाँ पहली सूती मिल
स्थापित हुई थी। यथाशीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्यातक बन गया था। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहां देखिए थोड़ा सा आंसर गलत हो गया है, 1859 होगा। एक बार आंसर करेक्ट कर लीजिए आप लोग, एक बार आंसर करेक्ट कर लीजिए, 1859 होगा। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 1859 होगा। एक बार क्षमा चाहते हैं, आपका आंसर बी हो जाएगा, आंसर आपका बी हो जाएगा 1859 ईस्वी में। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। आइए अब देखिए ये तो आपका हो गया भारत में। अब आइए कि दुनिया में बात करते हैं। एक ओसाका जगह है, यानी कि ओसाका आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यानी कि जापान का मैनचेस्टर पूछ ले तो आपका आंसर होगा ओसाका, भारत का पूछ ले तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कि ओसाका वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के उपयोग पर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात किया जाता है। यानी कि कपास कहाँ कहाँ से, तो मिस्र से, भारत से, चीन से और यूएसए से आयात किया जाता है इस कपड़ा को बनाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जापान के किस शहर को, देखिए क्वेश्चन आ ही गया, जापान के किस शहर को, यानी कि जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो आपका आंसर बेहिचक होना चाहिए ओसाका। ठीक है, आइए इसके बारे में अभी तो जान ही लिए, कुछ और नए पॉइंटों को जानेंगे। ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यह जापान का प्रमुख कपड़ा और औद्योगिक केंद्र है। ओसाका में 19वीं शताब्दी से कपड़ा और सूती वस्त्रों का विकास हुआ, जिससे इसकी तुलना इंग्लैंड के मैनचेस्टर से की जा रही है। सबको तुलना कहाँ से किया जा रहा है, इंग्लैंड के मैनचेस्टर से। यानी कि भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, जापान का मैनचेस्टर आपका ओसाका। याद रखिएगा, यह शहर व्यापार, उद्योग और तकनीकी नवाचारों के लिए प्रसिद्ध है और इसे जापान की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। हो सकता है इससे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जापान की आर्थिक राजधानी किसको कहा जाता है, तो आपका आंसर ओसाका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि यही चीज दिया हुआ है। आइए अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, पिछले चैप्टर में ही आपको बिल्कुल अच्छे से ये सब क्वेश्चन कि कृषि उद्योग क्या है, समुद्री उद्योग क्या है, वन उद्योग क्या है, खनिज उद्योग क्या है, सबके बारे में बिल्कुल विस्तार से मैं आपको पिछले पार्ट में बता दिया हूं। दोस्तों यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, आपको यकीन हो जाएगा, आपको अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ इस बार मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा और जॉब ले लूंगा। मछली के तेल का विनिर्माण किस प्रकार के उद्योगों का उदाहरण है, तो बताइए कि मछली के तेल का, यानी कि मछली का तेल आपका निकालना, यह समुद्री विनिर्माण का एक प्रकार है। याद रखिएगा, आपको पिछले ही बताया था। यानी कि कच्चा माल के 3 प्रकार होते हैं, कच्चा माल के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है कृषि, ठीक है, दूसरा आपका होता है समुद्री, जिसमें आपका यह मछली पकड़ना और मछली का आपका तेल निकालना आ जाता है, बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया था। और तीसरा वन था, जहां फर्नीचर, दरवाजा ये सब बनाना इसमें आ जाता है। वन औद्योगिक में, समुद्री में हो गया यानी कि मछली पकड़ना, मछली का आयात निर्यात करना, मछली का तेल निकालना, यह समुद्री में आ जाता है। कृषि में आपका हो गया रेशम का, कपास का उत्पादन करना, ये सब जितनी फसलों का उत्पादन करना, ये सब आपका आ जाता है कृषि उद्योग में। ठीक है, बिल्कुल विस्तार से समझाया था, एक बार जाके जरूर देखिए वहां पे। मछली के तेल का विनिर्माण समुद्री आधारित उद्योग का एक उदाहरण है, क्योंकि यह समुद्र से मिलने वाले संसाधन पर निर्भर करता है। मछली के तेल का उत्पादन मुख्य रूप से समुद्री मछली जैसे सॉर्डिन, ट्यूना और मैकेरल से किया जाता है। ध्यान रखिएगा, मछली की कुछ प्रजाति हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक नजर से आप लोग ध्यान रखिएगा। इस उद्योग से उत्पादित मछली का तेल औषधि, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि मछली के तेल से आपका औषधि, पोषण संबंधित और औद्योगिक उपयोगों में काम आता है। यह उद्योग तटीय क्षेत्रों में स्थित होता है जहां मछली पकड़ने की गतिविधियां अधिक होती है। आइए अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
टोकरी बुनना, आप लोग गांव में देखे होंगे कि लोग टोकरी बुनते हैं। किस प्रकार के उद्योग की पहचान होती है? आंसर एक बार बताइए। कुटीर उद्योग, समुद्री उद्योग, खनिज उद्योग, स्रोत उद्योग। तो देखिए समुद्री, खनिज, ये सब तो नाम से ही लग रहा है कि नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका, आंसर 22 का हो जाएगा कुटीर उद्योग या कृषि उद्योग भी इसको आप लोग कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है टोकरी बुनाई, ठीक है, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। आइए इसके बारे में एक बार जरूर पढ़ते हैं। टोकरी बुनाई एक कुटीर उद्योग का उदाहरण है क्योंकि इसे छोटे पैमाने पर घरों में पारंपरिक रूप से किया जाता है। आप लोग देखते हो कि लोग घरों पे आंगन में बैठकर टोकरी की बुनाई करते हैं, ठीक है। तो यह क्या है कि ये छोटे पैमाने पर घरों में पारंपरिक रूप से किया जाता है। यह उद्योग स्थानीय संसाधन जैसे बांस, लकड़ी और घास पर निर्भर करता है और इसके लिए मशीनों की आवश्यकता नहीं होती है। लोग लकड़ी को यानी कि बांस को, लकड़ी को काट के उससे पतला बना के और क्या करते हैं? टोकरी की बुनाई करते हैं, ठीक है, और छोटे मार्केटों में बेचते हैं। टोकरी बुनाई मुख्य रूप से हस्तशिल्प यानी कि हाथ से बनाया हुआ हस्त निर्मित उत्पादों की श्रेणी में आता है और यह ग्रामीण और आदिवासी समुदाय की आजीविका का प्रमुख साधन है। यह उद्योग कम लागत में अधिक लोगों को रोजगार देने में सक्षम है और पर्यावरण के अनुकूल भी होता है क्योंकि इसमें किसी भी मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कि रेशम विनिर्माण किस श्रेणी में आता है, यानी कि सिल्क मैन्युफैक्चरिंग फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, किस कैटेगरी में आता है रेशम का? तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा, लघु उद्योग या इसी को यह कृषि उद्योग में भी आता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा आप टिक कर दीजिएगा, कृषि उद्योग या लघु उद्योग। आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। रेशम जो निर्माण है, आइए इसके बारे में जरूर देखते हैं। यानी कि रेशम विनिर्माण एक लघु उद्योग यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है क्योंकि यह मुख्य रूप से कुटीर और हस्तशिल्प आधारित उद्योग है, यानी कि कुटीर और हस्तशिल्प आधारित उद्योग है। ध्यान रखिएगा, इसका उत्पादन रेशम के कीड़ों से प्राप्त कोकून द्वारा किया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि इसमें लोग खेती करते हैं या इसको तैयार करते हैं, मशीनों के द्वारा यानी कि फैक्ट्रियों स्थापित करके नहीं किया जाता है, इसीलिए यह किस में आ जाता है? लघु उद्योग में आ जाता है। भारत में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में रेशम उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। याद रखिएगा, रेशम उद्योग पारंपरिक कारीगरों और छोटे उद्यमों द्वारा संचालित होता है। हालांकि कुछ बड़े कारखाने भी इसमें शामिल है, लेकिन कुछ है इसीलिए किस में आ जाता है? लघु उद्योग में आ जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा होगा, ये सारा कंटेंट कैसा है, हैंड रिटेन नोट्स कैसा है, एक बार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा क्योंकि वही कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है और आगे मेहनत करने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। तो कमेंट करके एक बार क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर कुछ संशोधन की जरूरत हो तो वो भी लिखिएगा, मैं आगे से उस पर ध्यान रखूंगा, ठीक है। चलिए तो कमेंट एक बार जरूर करिएगा। खरकई नदी किस इस्पात शहर से होकर बहती है? खरकई नदी के बारे में मैं बिल्कुल विस्तार से आपको पिछले चैप्टर में दिया था और जिन लोगों ने देखा होगा आंसर देखते ही दे दिए होंगे जमशेदपुर, यानी कि खरकई और सुवर्ण रेखा नदी जो है, सुवर्ण रेखा नदी के ही संगम पर आपका ये शहर बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। खरकई नदी जमशेदपुर शहर से होकर बहती है जो भारत के प्रमुख इस्पात केंद्रों में से एक है। यह नदी सुवर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी है और झारखंड राज्य में स्थित है। जमशेदपुर में स्थित टाटा स्टील प्लांट भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़े इस्पात संयंत्रों में से एक है और यही आपके एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन इतना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए कि कहिए मत, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने से नहीं होगा, उसके बारे में सारा डिटेल्स जान जाइए ताकि उस
टॉपिक से कहीं से भी क्वेश्चन है तो आप आंसर देने में सक्षम हो। इस प्रकार से आपको इतना मजबूत मुझे बनाना है। यह नदी नगर की जल आपूर्ति और उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ध्यान रखिएगा, जो रात 9 बजे आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट चलता है उसमें भी ऐसे ही मैं एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाता हूं। जितने लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं पहले से ही उनको पता होगा। चलिए, कौन सा नदी ओसाका से होकर बहती है? अब बताइए कि जो जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है वो किस नदी से होकर बहती है, यानी कि ओसाका से कौन सी नदी बहती है? तो आपका 25 का जो आंसर होगा, याद रखिएगा, योडो नदी। योडो नदी ओसाका से होकर बहती है, जापान में है। याद रखिएगा, ओसाका को ही जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। आइए जान लेते हैं इसके बारे में। ओसाका शहर जापान में स्थित है और यह प्रमुख बंदरगाह है, वाणिज्यिक केंद्र है। ठीक है, योडो नदी ओसाका से होकर बहती है जो जापान के पश्चिम भाग में स्थित है। यह नदी ओसाका क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है जो पानी के परिवहन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में सहायक है। अगला पॉइंट है कि योडो नदी का स्रोत क्योटो से होता है और यह ओसाका के प्रमुख भाग से होकर बहती है। याद रखिएगा, अन्य विकल्प जिसमें शिनागो नदी दिया हुआ है, जापान के अन्य हिस्सों से बहती है। टेम्स नदी जो कि आपका एग्जाम्पल में दिया है, इसमें जो है इंग्लैंड की प्रमुख नदी है, यानी कि, और कोलोराडो नदी अमेरिका में बहती है। तो आपका ये तीनों तो आंसर होगा नहीं, यानी कि टेम्स, कोलोराडो और शिनानो। लेकिन मैं लिख दिया हूं कि हो सकता है कभी पूछ दे कि शिनानो नदी जापान के किस हिस्से से बहती है। तो याद रखिएगा, टेम्स नदी कहाँ की है? इंग्लैंड की। और कोलोराडो नदी अमेरिका की प्रमुख नदी है, याद रखिएगा। अब आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट लेक जलमार्ग कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इस 15 क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 मिनट का समय लग सकता है। हालांकि 30 मिनट नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप लोग समय दीजिए। मैं दे रहा हूं इतना मेहनत एक क्लास को तैयार करने में दोस्तों 3 घंटा लगता है। सारा नोट्स टाइपिंग 3 घंटा से ज़्यादा ही लगता है। इसके बावजूद मेरा स्कूल रहता है, प्रतिदिन 3 वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो सोचिए, मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए आप क्यों नहीं कर सकते हैं? बस इतना ही सोचिए और तैयारी कीजिए। सारा दिन पढ़िए, सारा रात पढ़िए, लेकिन पढ़िए आप। इस बार देखिए, ये अंतिम मौका है। इसके बाद जो आप सोचते रह जाइएगा, इतनी बड़ी बहाली, 1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख बहाली भारत में कहीं नहीं आता है, तो बिहार में तो अब संभव ही नहीं है। इस टीआरई 4 के एग्जाम से 1 मिनट समय लूंगा। टीआरई 4 एग्जाम से बिहार में जो छात्र और शिक्षक का जो अनुपात होता है, ध्यान रखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे सीटेट में, ये जो अनुपात है आरटीई के नियम के तहत ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों बहाली, इतनी बड़ी बहाली तो नहीं आएगी, बस आएगी आपका केंद्रीय विद्यालय जैसा 2 से 4 हजार बहाली। ठीक है, तो इस 1 लाख, 1.25 लाख बहाली में आपको सिलेक्शन लेना है तो बिल्कुल इत्मीनान से देखिए, जाइए प्लेलिस्ट, बहुत सारा क्वालिटी वाला आपको वीडियो प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो ग्रेट लेक जलमार्ग कहाँ स्थित है? आपका न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, पिट्सबर्ग, ओसाका। तो बताइए 26 नंबर का आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग। देखिए, ये ग्रेट लेक जलमार्ग जो है ना, बहुत लोगों को डाउट होगा, सिर्फ और सिर्फ पिट्सबर्ग में नहीं है, पिट्सबर्ग के कुछ हिस्से में है। आइए किस किस, यानी कि ये आपका जो ग्रेट लेक जलमार्ग है कौन कौन से जगह पे है, एक बार जरूर देख लेते हैं। देखिए, पिट्सबर्ग आंसर इसलिए है, और आपको क्वेश्चन पूछेगा भी तो उसमें ऑप्शन पिट्सबर्ग ही देगा, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पिट्सबर्ग के बारे में ही दिया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ग्रेट लेक जलमार्ग अमेरिका और कनाडा के उत्तर में स्थित है, जो 5 प्रमुख झीलों ह्यूरॉन, ओटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर को जोड़ता है। पिट्सबर्ग शहर इस जलमार्ग के पश्चिम अंत पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, पश्चिमी अंत पर इस जलमार्ग स्थित है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ यह ओहायो और अलिघनी नदियों के संगम पर आता है। यह जलमार्ग वाणिज्यिक परिवहन, व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अमेरिका और कनाडा के बीच एक मुख्य जलमार्ग है। अगला पॉइंट है कि अन्य विकल्पों में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और ओसाका ग्रेट लेक
जलमार्ग से संबंधित नहीं है। पिट्सबर्ग से होकर ग्रेट लेक जलमार्ग व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि डोलोमाइट की खदानें कहाँ स्थित है? आंसर बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिए। VBI जितनी बार लिखिएगा कम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बक्साइट के बारे में इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था, हो सकता है इस बार डोलोमाइट की खदानें के बारे में पूछ लेगा। कहाँ स्थित है? तो देखिए आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा में। ठीक है, भारत में डोलोमाइट की खदानें उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो आपका उड़ीसा में, याद रखिएगा। ठीक है, आइए डोलोमाइट का उपयोग आखिर किया कहा जाता है? तो डोलोमाइट का उपयोग रासायनिक उद्योगों में एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए, इन स्ट्रीम पुनर्स्थापन परियोजना और मृदा अनुकूल के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा डोलोमाइट का उपयोग कि रासायनिक उद्योगों में एसिड न्यूट्रलाइजेशन के लिए किया जाता है। अब एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में जो कि मैं आपको करा रहा हूं, चिंट कपड़े कहाँ प्राप्त होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चिंट जो कपड़े हैं यह आपका मसूलीपट्टनम में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आइए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यानी कि चिंट जो कपड़े, देखिए अब आपके लिए मैं आगे से इंग्लिश में भी एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, देखिए दोस्तों मेहनत मैं ज्यादा कर रहा हूं, आप भी कीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। जितने इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए मैं इंग्लिश में भी अब से लेकर आऊंगा, ये मेरा वादा है। यानी कि चिंट कपड़े एक प्रकार के रंगीन और डिजाइन वाले कपड़े होते हैं जो विशेष रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से संबंधित है। यह किस लिए प्रसिद्ध है? यानी कि विशेष प्रकार के रंगीन और डिजाइन वाले कपड़े होते हैं इसमें, इसीलिए प्रसिद्ध है। यानी कि मसूलीपट्टनम जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऐतिहासिक रूप से चिंट कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है कि मसूलीपट्टनम के कपड़े विशेष रूप से उनका सुंदर प्रिंट, उच्च गुणवत्ता के कारण पहचाने जाते हैं। ये इसके बारे में था। आइए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन होगा। मिस्र में किस उद्योग कौन सा उद्योग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कौन सा उद्योग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कहाँ? मिस्र में। आंसर एक बार सभी लोग जरूर बताएंगे कमेंट में। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। यानी कि मिस्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आंसर तो देखिए कपास होगा, लेकिन आंसर ये नहीं होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा की बात करूं तो चीन आपका है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ था, ये सिर्फ क्वेश्चन दिया होता है कि मिस्र में कौन सा उद्योग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ऐसा नहीं लिखा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं करना है, नहीं तो कुछ लोग कमेंट करने लगते हैं कि सर कपास या कोई भी कि चीन में सबसे ज्यादा है और आप बता रहे हैं कि मिस्र में। तो ऐसा नहीं है, मिस्र में सबसे अधिक जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, उद्योग किया जाता है, आपका कपास का किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा कि कपास के उत्पादन में भारत का रैंक कितना है? भारत का रैंक कितना है एक बार जरूर बताइएगा। चीन तो प्रथम स्थान पे है, भारत कौन से स्थान पे है यह बताया हुआ है, एक बार जरूर बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मिस्र में कौन सा उद्योग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कपास पाया जाता है। ठीक है, में कपास जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। यानी कि मिस्र में कपास उद्योग प्रचुर मात्रा में पाया जाता है क्योंकि यह दुनिया के प्रमुख कपास उत्पादकों में से एक है। मिस्र का कपास उच्च गुणवत्ता का होता है और वह विभिन्न देशों में निर्यात किया जाता है। कपास का उत्पादन मिस्र के जलवायु मिट्टी के लिए उपयुक्त है, जिससे यह खेती महत्वपूर्ण बन गई है। तो यह था आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन। दोस्तों यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे इतना ही बोल रहा हूं कि आज का क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में आंसर जरूर बताइए। अगर आपको यह क्लास पसंद आया हो, मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने दोस्तों को शेयर करना है और जो भी आपका ग्रुप चलता होगा उसमें आप लोगों को शेयर करना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा,
अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर 6 जो कि आपका क्लास 8 का ज्योग्राफी होगा, बाइलिंगुअल होगा, एक्सप्लेनेशन भी बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक बार फिर। और ध्यान रखिएगा रात 9 बजे 9 PM में प्रैक्टिस सेट जो जीएस का चलता है, सभी लोग लाइव जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।